हर मोहल्ले में एक घर ऐसा होता है जहाँ कुछ अनकहा बसता है। हमारे यहाँ वो घर ठीक मेरे कमरे की खिड़की के सामने था और उस घर में वो थी। पहली बार देखा था जब वो खिड़की पर आई, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में, बाल खुले हुए, एक गीला तौलिया हाथ में। बारिश थमी ही थी। उसकी साड़ी का पल्लू कंधे से ढलक कर कमर तक आ चुका था, जैसे कपड़ा खुद भी उसकी नमी को महसूस कर रहा हो। वो बालों से पानी झटक रही थी और वो बूंदें उसकी गर्दन की झीलों में खो रही थी। मैंने जाने अनजाने अपनी सांसें रोक ली थी, जैसे उस पल की आवाज भी उसकी खुशबू बिगाड़ न दे। उसने खिड़की के पास आकर आंखें मूंद ली और गहरी सांस ली। उसकी छाती थोड़ी सी ऊपर उठी। उसके बदन से कोई फूल नहीं गिरा, पर फिर भी एक सौंधी सी महक मेरे कमरे तक आ गई। मुझे नहीं पता था मैं देख रहा हूँ या बस महसूस कर रहा हूँ। मैं सिर्फ 17 साल का था और उस वक्त मेरी दुनिया किताबों, नोट्स और परीक्षाओं के बीच अटकी थी। पर उस दिन मैंने पहली बार जाना कि कोई नजर भी छू सकती है। हर शाम उसकी खिड़की खुलती और मैं अनजाने ही अपनी किताब बंद कर देता। वो अक्सर साड़ी को कमर पर थोड़ा लपेटती, पल्लू थोड़ा सरकता और मेरी धड़कनों को थोड़ी रफ्तार मिलती। कभी कभी वो बाल बनाते वक्त अपनी हथेलियों से गर्दन पर हाथ फेरती और मेरी नजर वहां अटक जाती जहां उसकी उंगलियां रुकती थी। वो मुझे देखती थी कुछ देर तक, जैसे जानती हो कि मैं देख रहा हूँ, और फिर भी कुछ नहीं कहती। उसकी वो चुप्पी, वो हल्की मुस्कुराहट मेरे लिए एक रहस्य बन गई थी। मैंने माँ से पूछा था, माँ, सामने जो नई दीदी रहती है उनका नाम क्या है? माँ ने ध्यान दिए बिना कहा, शायद राधिका। पता नहीं, अकेली है, कुछ हुआ है उनके साथ, चुप रहती है। राधिका नाम भी उतना ही मुलायम था जितनी वो खुद। एक रात बिजली गई हुई थी। बारिश फिर से हल्की हल्की हो रही थी। बाहर अंधेरा, भीतर मोमबत्ती। दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला और सामने वो थी। उसकी साड़ी सीने से चिपकी थी। उसके भीगे बालों से पानी अब भी टपक रहा था और उसकी आंखों में कुछ धुंधला सा पर चमकता हुआ था। माचिस है? उसने पूछा, लेकिन उसकी आवाज धीमी नहीं, नर्म थी। मैंने कांपते हाथों से माचिस दी। उसने मेरा हाथ हल्के से छुआ, गर्म, नर्म, और कुछ पल बाद ही छोड़ दिया। वो मोमबत्ती की लौ में खड़ी थी। हल्की बारिश की बूंदें अब भी उसकी पलकों पर अटकी थी, जैसे किसी ने उसे अधूरी नींद से जगा दिया हो। मैंने देखा, उसके गीले बाल उसकी गर्दन पर चिपके हुए थे और उसके गले की बाईं तरफ से साड़ी थोड़ी सरकी हुई थी, जिससे हल्के से झांकता उसका गुलाबी ब्लाउज, और उस पर टिके एक काले तिल ने मेरी सांसें रोक दी। तुम्हारा नाम सूरज है ना? उसने पूछा। मैंने हकलाकर कहा, जी हाँ, सूरज। उसने मेरा नाम दोहराया, जैसे कोई किसी पुरानी याद को छू रहा हो। उसके होठों से मेरा नाम फिसला और मेरी धड़कनें उसकी आवाज के साथ तेज होती गईं। तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। मैं चौंक गया। मुझे? मेरी आवाज फुसफुसाहट बन गई थी। उसने सिर झुकाया और मुस्कुराई। तुम्हारी आंखों में कुछ मासूम है और कुछ सवाल पूछते हैं जो कोई नहीं पूछता। वो मुझसे बस एक हाथ की दूरी पर थी। उसके बदन की गर्माहट अब मुझे महसूस हो रही थी और उसकी खुशबू, वो इत्र इत्र नहीं था, वो उसकी त्वचा की अपनी महक थी। एक औरत की जो पूरी तरह औरत है पर अब भी खुद को अकेला महसूस करती है। तुम डरते हो मुझसे? उसने पूछा। मैंने कहा, नहीं, पर समझ नहीं आता। समझने की जरूरत नहीं सूरज।
कभी कभी महसूस करना ही काफी होता है। वो बात करते हुए धीरे से आगे बढ़ी। उसका हाथ मेरे कंधे पर ठहर गया, बहुत हल्के से, जैसे वो देखना चाहती हो कि मेरा शरीर कांपता है या नहीं। मैं कांप गया था। सर्दी लग रही है तुम्हें? उसने कहा। नहीं, बस शायद। मेरी जुबान उलझने लगी। वो थोड़ी देर मेरे चेहरे को बस देखती रही। उसकी आंखों में कुछ गीला था, कुछ बुझा बुझा, और साथ में एक ऐसी चमक जो कोई सिर्फ अकेलेपन में पाता है। जाओ अब, वरना कोई देख लेगा, उसने कहा, पर उसकी उंगलियां अभी भी मेरे कंधे पर थी। मैंने पीछे कदम लिया और जैसे ही जाने को मुड़ा, उसने धीरे से कहा, कल शाम चाय पीना मेरे साथ। अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। मैं कुछ कहे बिना सिर झुकाकर चला गया, पर मेरी पीठ पर अब भी उसकी उंगलियों की गर्माहट बाकी थी। अगली शाम थी। बारिश नहीं थी इस बार, लेकिन बादल जरूर थे और दिल में कुछ गड़गड़ाहट। मैंने अपने बाल ठीक किए, नया कुर्ता पहना और थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ा रहा, खुद से पूछता रहा, क्या ये ठीक है? पर उसके कहे वो 3 शब्द, अकेले रहना अच्छा नहीं लगता, मेरे कदम खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ा ले गए। दरवाजा खुला। वो अंदर खड़ी थी, हल्के नीले रंग की साड़ी, बिना मेकअप, और फिर भी वो किसी चित्र की तरह लग रही थी। आ गए तुम? उसने कहा, आवाज वही, मुलायम, गुनगुनी। वो पल भर को चुप हुई, जैसे मुझे ऊपर से नीचे तक पड़ रही हो। बैठो, मैं चाय लाती हूँ। मैं कमरे में दाखिल हुआ। कमरा वैसा नहीं था जैसा बाहर से सोच सकता था। छोटा, मगर हर कोने में उसकी मौजूदगी। एक कोने में किताबें थी, दूसरे में एक टूटी हुई बिंदी की डिब्बी, और बीच में 2 कप रखे हुए थे, एक मेरा इंतजार करता हुआ। वो चाय लेकर आई। उसकी उंगलियों में अब भी चाय के भाप की नमी थी। उसने कप मेरी ओर बढ़ाया। हाथ मेरे हाथ से हल्के से छू गया, छोटा सा स्पर्श, लेकिन दिल के भीतर जैसे किसी ने घंटी बजा दी हो। तुम्हें चाय में चीनी कितनी पसंद है? जितनी आंखों में मिठास हो, मैंने कह दिया, बिना सोचे। वो मुस्कराई, आंखें झुक गईं, लेकिन गालों का रंग थोड़ी देर तक गुलाबी रहा। तुम्हारी उम्र के लड़के इतने सीधे नहीं होते, उसने कहा। शायद मैं अकेलेपन में बड़ा हुआ हूँ, मैंने जवाब दिया। वो एकदम शांत हो गई। थोड़ी देर तक बस हम दोनों ने चाय पी और चुपचाप एक दूसरे को देखा। फिर उसने अचानक पूछा, तुम्हें कभी लगा है कि कोई तुम्हें बिना छुए भी अंदर तक महसूस कर सकता है? मैंने कहा, अभी हो रहा है। वो एकदम पास आई। अब हम एक ही दीवान पर थे। उसने मेरी हथेली अपने हाथ में ली। तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, दिल भी उतना ही। मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसकी आंखों में डूबा रहा। उसने मेरी हथेली अपनी गर्दन के पास रख दी। ये गर्मी मुझे अच्छी लगती है। बहुत वक्त हो गया है किसी अपने की उंगली तक महसूस किए हुए। उसके बदन से फिर वही महक आ रही थी, सौम्य, धीमी, और फिर भी नशे की तरह असर करती। मगर वो कोई तेजी नहीं चाहती थी। वो बस पल को पकड़ना चाहती थी, जीना चाहती थी, बिना जल्दबाजी के। सूरज, उसने मेरा नाम धीरे से कहा। इस पल में मत सोचो कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। बस इतना समझो कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, जरूरत से बनते हैं। मैंने सिर्फ सिर हिलाया। वो मेरी कलाई को अपनी हथेली से ढंककर बैठी रही। बहुत देर तक कोई बात नहीं हुई, पर उसके स्पर्श ने जैसे मेरी रूह को ढांप लिया था। अगले दिन बारिश का नामो निशान नहीं, मगर आसमान में बादल और मन में बेचैनी थी। मैं उसके घर फिर गया, इस बार बिना बुलाए। बस ऐसे ही। दरवाजा खुला और एक अजीब सी खामोशी ने मेरा स्वागत किया। राधिका दीदी,
अंदर से आवाज आई, धीमी, टूटी और थोड़ी भारी। बिजली चली गई है सूरज, अंदर आ जाओ। मोमबत्ती जला रखी है। मैं अंदर गया। कमरे में हल्की सी पीली रोशनी, और बीच में वो बैठी थी, घुटनों को मोड़कर, साड़ी की चुन्नटों में खुद को समेटे हुए। उसकी आंखें बंद थी, जैसे कुछ सोच रही हो या शायद कुछ याद कर रही हो। मैं बिना बताए आ गया। मैंने धीरे से कहा। उसने आंखें खोली। कुछ बताकर आने जैसा अब कुछ बचा नहीं है मेरी जिंदगी में। जो आया है वो अपना है। मैं पास जाकर बैठ गया। कुछ पल यूं ही बीते। फिर अचानक उसने मेरी उंगलियां पकड़ ली। तुम्हारे हाथ में गर्मी है और तुम्हारे अंदर शांति। उसने मेरी उंगलियां अपनी हथेलियों में दबा ली और धीरे से अपने गाल से छुआ। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ये सब? उसने पूछा। उसकी आवाज फुसफुसाहट सी थी। मैंने सिर हिलाया। नहीं, कभी कभी इंसान को किसी के सिर्फ पास होने की जरूरत होती है। उसने मेरे हाथ को अपने सीने के पास रखा। धीमी धड़कनों की आवाज मेरे कानों तक आई और बदन की गर्मी मेरी हथेलियों तक। यहाँ, यही जगह सबसे खाली है जहाँ तुमने अभी हाथ रखा है। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ प्यास थी, चाहत नहीं, सिर्फ किसी को महसूस करने की प्यास। उसने धीरे से मेरा सिर अपनी गोद में रखा। थक गए हो ना? मैं कुछ कह नहीं पाया, बस उसके बदन की खुशबू में डूबता चला गया। उसके हाथ बालों में चलने लगे, धीरे, बहुत धीरे, जैसे किसी टूटे सपने को सुला रही हो। सूरज, क्या तुम हमेशा रहोगे? जब तक आप मुझे चाहें, मैं चाहूंगी। तब तक ही? नहीं, जब तक आपको जरूरत होगी। वो चुप रही, पर उसकी उंगलियां अब भी मेरे बालों में फिसलती रहीं। हर स्पर्श में एक भूला हुआ जज्बा था, हर हरकत में कोई अधूरी रात। मैंने उसके पेट से सिर हटाकर उसकी ओर देखा। वो कुछ देर तक बस मुझे देखती रही, फिर अचानक मेरी उंगली पकड़कर अपने होठों तक ले गई और हल्के से छू लिया। ये जो पल है ना, इसे मैं कहीं लिखकर रख लेना चाहती हूँ। उस रात कमरे में बस एक मोमबत्ती थी और उसके हल्के कांपते हाथों में मेरा चेहरा। सूरज, उसकी आवाज बिखर रही थी। कभी किसी को सुना है तुमने रोते हुए अंदर से? मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें झील सी गहरी थीं, मगर आज उनमें पानी नहीं, बस चुप्पी थी। मैंने कभी शादी नहीं की, उसने धीरे से कहा। लोग समझते हैं मैं विधवा हूँ, पर सच ये है कि मैंने किसी को कभी इतना अपना समझा ही नहीं जो उस रात का बोझ बांट सके। कौन सी रात? मैंने धीरे पूछा। उसने मेरी उंगलियां अपनी छाती पर रखीं। ये जो धड़कने हैं ना, एक वक्त था जब ये बस किसी की सांसों पर चलती थी। मैं भी लड़की थी, 18 की, जब पहली बार किसी ने मुझे छूकर कहा था, तू मेरी है। उसकी आवाज कांपी। मैंने खुद को दे दिया, सब कुछ, पूरा। सोचा था यही प्यार है, पर उसके बाद वो चला गया। शायद मेरी देह उसके लिए सब कुछ थी और मेरी रूह कुछ नहीं। मैंने देखा, उसकी उंगलियों की पकड़ मेरे हाथ पर कस रही थी। उस दिन के बाद मैंने किसी को पास नहीं आने दिया, पर अब जब तुम होते हो ना, तो सब कुछ ठहर जाता है। तुम्हारी आंखें मुझे फिर से जीना सिखाती है, सूरज। मैंने धीरे से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। आपने मुझे अपनी कहानी दी, अब मैं आपको अपनी बाहें देता हूँ, हमेशा के लिए। वो फूट पड़ी, बिना आहट के आंसू जो सिर्फ गालों पर नहीं, सांसों पर गिर रहे थे। मैंने उसे अपने पास खींचा। हम अब बहुत करीब थे। उसका सिर मेरे सीने पर था और मैं उसकी पीठ सहला रहा था। धीरे, बहुत धीरे। उसके बाल मेरी ठुड्डी से टकरा रहे थे।
उसकी उंगलियां मेरी कमर के चारों ओर जकड़ गईं। कभी मत छोड़ना मुझे, सूरज, कभी नहीं। मैं तुम्हें खुद से भी ज्यादा थाम लूंगा, मैंने कहा। उसने चेहरा उठाया। उसकी नजरें अब भीगी थी, पर डर नहीं था उनमें। बस एक चाह थी, पाया जाना। हमारे लबों के बीच सिर्फ एक सांस की दूरी थी। और उस रात की खामोशी में, जब बाहर पूरा शहर सो रहा था, उसने मेरी पेशानी पर एक चुंबन दिया, धीमा, मगर ऐसा जो जिंदगी भर रहता है। अब सब कुछ बदल चुका था। वो कमरा जहाँ सिर्फ चाय की खुशबू आती थी, अब वहाँ 2 धड़कनों की गूंज रहती थी। वो खिड़की जहाँ से सूरज झांकता था, अब उस खिड़की से सूरज खुद झांकता था। राधिका की जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि शब्दों की जरूरत नहीं रहती। एक शाम जब मैं उसकी गोदी में सिर रखकर पुरानी किताबें देख रहा था, तभी उसने पूछा, सूरज, क्या हम ऐसे ही रह सकते हैं, बिना किसी नाम के? मैं चुप हो गया। कुछ देर बाद कहा, नाम जरूरी नहीं है, मगर सम्मान जरूरी है। जो हमारे पास है वो कोई शर्म की चीज नहीं, बल्कि एक रिश्ता है जो शायद बाकी सब रिश्तों से कहीं ज्यादा सच्चा है। वो मुझे देखती रही। लोग क्या कहेंगे? जो दिल में प्यार नहीं समझ सकते, वो जुबान से क्या समझेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, मगर ये सब इतना आसान नहीं था। पड़ोस की औरतें अब राधिका को टोकने लगी थी। इतनी उम्र की औरत के घर में रोज एक लड़का आता है, कुछ तो है। लोगों की नजरों में शक था, मगर हमें उस शक में गर्व महसूस होने लगा था। एक दिन मेरी माँ ने पूछ लिया, ये राधिका कौन है जिससे तू रोज मिलता है? मैंने पहली बार उन्हें सीधे देखा। एक ऐसी औरत जो मुझे सिखा रही है कि औरत को सिर्फ उसकी उम्र, शादी या नाम से नहीं, उसकी आत्मा से देखा जाए। माँ चुप हो गई। शायद वो समझ गई, या शायद सोच में पड़ गई। फिर एक दिन राधिका ने कहा, सूरज, मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। बहुत थक गई हूँ। ताने, बातें, आंखें, सब काटती है अब। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या तुम भी थक गए मुझसे? नहीं सूरज, मैं खुद से थक गई हूँ। मैंने उसे देखा, और पहली बार मैंने राधिका को कमजोर देखा। वो औरत जो मेरे लिए पहाड़ थी, आज बर्फ सी पिघल रही थी। तो चलो, मैंने कहा, इस बार तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ चलूंगा। वो मुझे देखती रही और मुस्कुरा दी। तुम्हारी उम्र मेरे गुनाह बन जाएगी, सूरज, तो बन जाने दो। अगर गुनाह में इतना सुकून है, तो मैं रोज तुम्हारे लिए पापी बनूंगा। अगले हफ्ते हम एक नया शहर चुनकर वहाँ रहने लगे। न कोई पहचान, न सवाल, न जवाब, बस एक कमरा, एक खिड़की, और हम 2 लोग। वो अब भी साड़ी पहनती थी, अब भी मुझे चाय बनाकर देती थी, मगर अब उसकी मुस्कान में झिझक नहीं, पूरा अपनापन था। एक रात हम दोनों छत पर बैठे थे, आसमान साफ था। उसने कहा, तुम्हें पता है सूरज, पहली बार जब तुम मेरे कमरे में आए थे, तब मैं सिर्फ तुम्हारा अकेलापन पहचान पाई थी। पर अब जब तुम मेरे साथ हो, मुझे अपना अस्तित्व पहचान में आने लगा है। तुमने मुझे सिर्फ छुआ नहीं, मुझे जिया है। मैंने उसकी उंगलियां अपने होठों से छू ली। मैं वादा करता हूँ राधिका, अब चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें कभी अकेली नहीं छोड़ूंगा। ना मन से, ना शरीर से, ना आत्मा से। वो रो पड़ी, पर इस बार ये आंसू टूटने के नहीं, बल्कि पूरे हो जाने के थे। कभी कभी मोहब्बत उम्र नहीं देखती, हालात नहीं समझती, और समाज की सीमाएं नहीं मानती। वो बस होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे सूरज खिड़की से झांकता है, हर रोज, बिना रुके, बिना पूछे, बस उजाला देने के लिए। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है,
उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे इस चैनल कहानी स्ट्रीम को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।